हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं रविंद्र वत्स आरवी क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा वीडियो है आरवी क्लासेस के ऊपर, वो है रेलवे एनटीपीसी जनरल साइंस फिजिक्स के टॉपिक से रिलेटेड, और उस टॉपिक का नाम है मापन एवं गतिकी। मापन एवं गतिकी बोले या इंग्लिश में इसको बोलेंगे मेजरमेंट एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी कि मोशन की बात करेंगे। इसमें न्यूटन्स के जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉ हैं, या कंजर्वेशन ऑफ लॉज हैं, या फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है, उससे संबंधित जितनी भी एप्लीकेशन बनेंगी या जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो रेलवे, चाहे एनटीपीसी की बात करूं नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, या मैं बात करूं ग्रुप डी एग्जाम की, या मैं बात करूं रेलवे जेई की, जूनियर इंजीनियर या लोको पायलट की या टेक्नीशियन की, जितने भी आपके रेलवे एग्जाम लेता है ना, उसमें जो जीएस पूछता है और उसमें जनरल साइंस की जहाँ तक बात है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वो सारे वीडियो जो आरवी क्लासेस के ऊपर आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन एंड मेजरमेंट से रिलेटेड, यानी कि मापन एवं गति की। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 अगर मैं कंबाइंड कर देता तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाता, इसलिए पार्ट 2 के 20 से 25 क्वेश्चन और बचे हैं, वो मैं पार्ट 2 में करवाऊंगा आपको। तो आज शुरुआत करते हैं पार्ट 1 की। और जो लोग इस चैनल पे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि और जब मैं अगले पार्ट्स डालूं या जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, चाहे वो मैथ्स से रिलेटेड हो, चाहे वो रीजनिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो जीएस से रिलेटेड हो, वो सारे के सारे आपको टाइम से मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो, जिसका टॉपिक है मापन एवं गतिकी। तो आपको मैं हर क्वेश्चन के लिए 10 से 15 सेकंड का टाइम दूंगा, ताकि आप अपना आंसर सोच सकें। आंसर सोचें और फिर इसका लॉजिक मैं बताऊंगा और उसका आंसर मैं बताऊंगा, ठीक है? तो चलें आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो ये रहा आपके पास इस लेसन का फर्स्ट क्वेश्चन, जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करा रहे हैं मापन एवं गतिकी। तो लॉज ऑफ मोशन से संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे, तो प्रीवियस ईयर जितने भी रेलवे ने आज तक पूछे हैं ना, वो सारे मैं यहाँ डिस्कस करूँगा आपके सामने। चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। मेजरमेंट यानी कि यूनिट से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ लिया। पहले भी मैं एक टॉपिक में डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन दिया, प्रकाश वर्ष किसका एकक है? एकक मतलब है प्रकाश वर्ष जो है यूनिट है किसकी? ऑप्शन है आपका समय की, टाइम, ऑप्शन बी है दूरी की, ऑप्शन सी है वेग की, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलो 10 सेकंड है, सोचे, फिर इसका आंसर मैं बताता हूं आपको। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। देखें यहां पे प्रकाश वर्ष बोले, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइट ईयर। क्या बोलेंगे इसको? लाइट ईयर। क्लियर बात? प्रकाश वर्ष बोले या लाइट ईयर, एल वाई से इसको डिनोट करते हैं। तो ये लाइट ईयर होता क्या है, मैं आपको क्लियर बता दूं। पहली बात, प्रकाश वर्ष और लाइट ईयर जो है दूरी को मापने की एक यूनिट यानी कि इकाई है। पहली बात तो ये दिमाग में रखें। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष किसका एकक है? दूरी, यानी कि ऑप्शन बी। अब बात करते हैं है क्या प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर। लाइट ईयर जो है पहली बात तो दूरी को मापने की इकाई है, यानी कि यूनिट है। और इसकी डेफिनेशन की अगर बात करूं, इसकी परिभाषा की अगर बात करें, तो लाइट ईयर क्या है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन ये है। प्रकाश के द्वारा निर्वात बोले या वैक्यूम, जहां पे एयर नहीं है, उस सिचुएशन के अंदर 1 ईयर के अंदर जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी उसे क्या बोलेंगे? 1 लाइट ईयर बोलेंगे। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है? मेनली जो लाइट ईयर यूनिट है वो यूज की जाती है लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए, यानी कि लंबी लंबी दूरियों को मापने के लिए। फॉर एग्जाम्पल बोल सकते हैं तारों के बीच की दूरी, ठीक है ना, या फिर अन्य खगोलीय दूरियों को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ध्यान रखें, लाइट ईयर क्या होता है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, और बड़े बड़े खगोलीय जो पिंड होते हैं उनके बीच की दूरी मापने के लिए किसका यूज करेंगे? लाइट ईयर, यानी कि प्रकाश वर्ष का जो है वो यूज करेंगे। और प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? दूरी मापी जाती है। क्लियर बात? एक चीज और यहाँ पे, एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो लाइट ईयर होता है वो कितने मीटर के बराबर होता है। अगर ये पूछ ले कोई, कई बार पूछ लेता है, तो ध्यान रखें, एक लाइट ईयर या 1 लाइट ईयर की बात करूं, एक प्रकाश वर्ष की बात करूं, वो होता है अपना 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ध्यान रखें इस चीज को, प्रैक्टिकल वैल्यू है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्लियर बात? चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा समय की इकाई नहीं है? ऑप्शन है प्रकाश वर्ष, दूसरा ऑप्शन नैनो सेकंड,
तीसरा ऑप्शन माइक्रो सेकेंड, चौथा ऑप्शन सेकेंड। आई होप बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से बता सकते हो। देखिए यहाँ पे टाइम के बारे में पूछा, समय की इकाई यूनिट ऑफ टाइम नैनो सेकेंड हो सकती है। नैनो का मतलब कितना होता है 10⁻⁻⁹। सेकेंड भी यूनिट होती है किसकी, टाइम की। और माइक्रो सेकेंड जो है वो भी यूनिट होती है किसकी, टाइम की। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है 10⁻⁻⁶ सेकेंड के इक्वल होगा क्या, माइक्रो सेकेंड। और नैनो सेकेंड क्या होती है 10⁻⁻⁹ सेकेंड की बात करूं तो वो किसके बराबर होता है, नैनो सेकेंड। और ये सेकेंड जो है मेन यूनिट होती है किसकी, टाइम यानी कि समय की। तो इसमें पूछा था निम्न में से कौन समय की इकाई नहीं है, तो तीन तो ये समय की इकाई हो जाएंगी। कौन नहीं है, प्रकाश वर्ष नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्रकाश वर्ष आ जाएगा। क्लियर बात। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया नूरी साल है, बहुत बार पेपर में पूछा है। ये रेलवे ने जब अलग अलग, देखो पहले क्या होता था, रेलवे हर जोन अपना अपना अलग अलग पेपर लेता था। अगर बात करें चंडीगढ़ जोन की, बात करें मालदा जोन की, बात करें अजमेर जोन की, या फिर आपका ये बोलते हैं गोरखपुर जोन की, इलाहाबाद जोन की, मुंबई जोन की, सारे जोन अपने अपने लेवल पे एग्जाम लेते थे। लेकिन अब 2015 में पहली बार जब ऑनलाइन पेपर स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले इन्होंने जो एग्जाम लिया वो लिया था एनटीपीसी का। एनटीपीसी बोले तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। और यहाँ पे जो आपने फॉर्म भर रखे होंगे, अगर किसी ने भर रखे हैं या कईयों ने नहीं भी भर रखे होंगे, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं एनटीपीसी में जितनी भी नॉन टेक्निकल कैटेगरी की जो पोस्ट है वो शामिल होती हैं, जिसमें आपका आता है एक तो स्टेशन मास्टर, पहले इसको एएसएम बोलते थे लेकिन असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, लेकिन आजकल क्या बोलने लगे, इसको स्टेशन मास्टर बोलने लगे, ठीक है। या फिर बात करें सीए यानी कि कमर्शियल अप्रेंटिस, या बात करें कमर्शियल क्लर्क बात करें, या फिर ट्रेन क्लर्क की अगर मैं बात करूं, या जो आपके जितने भी रिजर्वेशन कम क्लर्क टाइपिस्ट होते हैं, ये सारी की सारी किसके अंदर आएंगे। या गुड्स गार्ड एक मेन पोस्ट और होती है, गुड्स गार्ड जी जिसको बोलते हैं, ये भी किसके अंदर आती है, एनटीपीसी के अंदर आती है। तो ये सारी की सारी पोस्ट जो है नॉन टेक्निकल कैटेगरी की हैं, वो एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इसका पहली बार जब रेलवे ने पूरी ओवरऑल जो 11 आरआरबी हैं उनको मिला के एक एग्जाम लिया था, टायर 1 और फिर टायर 2 एग्जाम लेके फिर होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। अगर स्टेशन मास्टर आपने प्रेफरेंस भर रखी है तो स्टेशन मास्टर के लिए तीसरा टायर और होता है जिसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है ना। तो तीनों टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका मेडिकल होगा और फिर जाके आपकी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, और फिर मेरिट लिस्ट आपकी ज्वाइनिंग होती है। क्लियर बात। पैनल लिस्ट आती रहती है इसमें। तो यहाँ पे आपके पास जितने भी आपके 2000, मैं क्या बता रहा था, 2015 में पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालता है रेलवे एनटीपीसी का, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। और ये 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म के लिए पहली बार टायर 1 लिया रेलवे ने, फिर टायर 2 कंडक्ट करवाया, फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट करवाया, और फिर जाके कहीं उस भर्ती को फाइनल किया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर फॉर्म निकालता है रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी के लिए, ठीक है, या टेक्नीशियन के लिए। क्लियर बात। इनके लिए फॉर्म निकाला उन्होंने। और फिर फॉर्म निकाला इसी के साथ साथ ग्रुप डी एग्जाम के लिए। 2018 में जितने भी एग्जाम हुए अपने, जो 3-4 महीने तक चले थे, वो सारे इतने पेपर ले लिए। टायर 1 और टायर 2 की बात करें एनटीपीसी की, और असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन में भी 2 पेपर हुए थे आपके, टायर 1 और टायर 2, लेकिन ग्रुप डी का एक ही पेपर हुआ था। एक ही पेपर होता है ग्रुप डी के अंदर रेलवे में। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो सारे मैं आपसे डिस्कस करूंगा, चाहे वो जनरल साइंस से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। चलो अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, नूरी साल क्या है। नूरी साल जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहां देखिए ऑप्शन आपके पास दे रखे, 10 सेकंड एक बार सोचें, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं आपको। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। नूरी साल क्या है। पहला ऑप्शन है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी। ऑप्शन बी है 1 वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला। थर्ड ऑप्शन है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का औसत फासला। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये नूरी साल जो है वो आपकी जो है निकनेम बोल सकते हो, या दूसरा नाम है किसका, लाइट ईयर का। किसका दूसरा नाम है, लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष। किसका दूसरा नाम बोल रहा हूं मैं, प्रकाश वर्ष का दूसरा नाम क्या है, नूरी साल। अब आराम से आंसर दे सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं कि लाइट ईयर क्या होता है, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई दूरी को क्या बोलेंगे, 1 लाइट ईयर बोलेंगे, 1 प्रकाश वर्ष बोलेंगे। तो यहां पे क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1 वर्ष में नूर यानी कि प्रकाश का तय किया हुआ फासला। क्लियर बात। तो इसको बोलेंगे नूरी साल।
तो इस बात को ध्यान रखना आपको। नूरी साल बोले या प्रकाश वर्ष बोले एक ही बात होती है, लाइट ईयर। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या बोलेंगे, नूरी साल या प्रकाश वर्ष कहेंगे। अब फिर मैंने इसकी यूनिट बताई, आपके पास मीटर में बताया था इसकी वैल्यू क्या होगी, तो मैंने क्या बताया था, 1 लाइट ईयर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये बात मैं बता चुका हूं। अगर कोई पूछ ले किलोमीटर में कितना होगा, तो सेम किलोमीटर में कितना आ जाएगा, 9.46 इंटू 10 कितना लिखेंगे, 12 किलोमीटर लिखेंगे, क्योंकि मीटर में है तो 10⁻3 पावर घट जाएंगी, 10⁻12 किलोमीटर आ जाएगा। क्लियर बात। तो ये था इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नूरी साल क्या होता है, एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, एमकेएस प्रणाली में बल का एकक है, एमकेएस प्रणाली में बल का एकक है। ऑप्शन आपके जूल, दूसरा ऑप्शन न्यूटन, तीसरा किलोग्राम, चौथा न्यूटन मीटर। 10 सेकंड है, सोचिए, फिर इसका आंसर मैं बताता हूं आपको। चलो, आई होप आपने सोच लिया होगा। देखिए यहां पे बात की इसने एमकेएस प्रणाली की। पहले एमकेएस की फुल फॉर्म देख लेते हैं। ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट है। जब शुरुआत में जब यूनिट्स को जानने की, साइंटिस्ट द्वारा जानने की कोशिश की गई, तो इन्होंने अलग अलग थ्योरी दे दी अपनी, जैसे सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। तो अलग अलग देश अपना अपना सिस्टम लागू कर रहा था। तो एक लागू हुआ कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बने, कि जो आपका मास है वो किलोग्राम में ही मापा जाए, चाहे वो भारत में बात करें, चाहे वो बात करें आपका अमेरिका में। तो मतलब कहीं भी पूरे वर्ल्ड के अंदर एक नाम से जाना जाएगा। अगर आपका मास है किलोग्राम में मापा जाता है भारत में, तो अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी, हर जगह से मापा जाएगा। तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की जरूरत पड़ गई। तो उन्होंने एक सिस्टम बना दिया कि वो एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए सेम यूनिट रखेंगे, चाहे वो कहीं भी हो। मतलब टाइम के साथ या डिस्टेंस के साथ वो चेंज नहीं होगा। जब जब दूरी बढ़ेगी, या फिर अगर लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें, एक जगह, या प्लेस बोल सकते हो आप, प्लेस के साथ वो चीज चेंज नहीं होगी। ठीक है ना। तो पहले तो अलग अलग यूनिट हुआ करती, जैसे उनमें से एक यूनिट थी एमकेएस। एमकेएस जो यूनिट है, एमकेएस जो प्रणाली है, सिस्टम ऑफ यूनिट जिसको बोल सकते हो आप, वो सीजीएस का ही पार्ट है। किसका पार्ट है, सीजीएस सिस्टम का। आप पढ़ रहे होगे, जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हो तो दो यूनिटों के बारे में पढ़ते हो। तो एसआई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको पूरा वर्ल्ड मानता है, और एक सीजीएस प्रणाली के बारे में पढ़ा होगा आपने। सीजीएस की फुल फॉर्म होती है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। क्या यूनिट होती है इसकी बात करें, सीजीएस की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है, सी फॉर सेंटीमीटर, क्लियर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकेंड। क्लियर बात। यही इसी यूनिट का एक पार्ट है कौन, एमकेएस। एमकेएस का मतलब है, एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे आपके पास, मीटर को। एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मीटर को। के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किलोग्राम को। और एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड को। हमेशा ध्यान रखो, हमारे पास किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए मास, लेंथ और टाइम, तीन चीजें होनी जरूरी है। जब डायमेंशनल फॉर्मूला या विमा एक टॉपिक आता है वो बताऊंगा, उसमें तीन चीज होते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे उसको, तो वो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा। फिर बाद में चल के डायमेंशंस बोलते हैं या विमाएं बोलते हैं। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में मास होगा, लेंथ होगी और टाइम होगी, उसकी पावर से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। तो यहाँ पे आपके पास बात करें लेंथ की तो मीटर, मास की बात करें तो किलोग्राम, और टाइम की बात करें सेकंड, तो वो होगी एमकेएस सिस्टम। और सीजीएस का ही पार्ट है। सी का मतलब सेंटीमीटर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को। जी फॉर ग्राम, ग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को। और एस फॉर सेकंड, सेकंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर बात। तो यहाँ पे एमकेएस का मतलब समझ में आ गया, सीजीएस का मतलब समझ में आ गया। अब एसआई की बात करें, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की अगर मैं बात करूं, उस केस में आपके पास यहां पे एक ही यूनिट माना गया था पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर। तो वो जो यूनिट होगी, एमकेएस की बात करूं तो एमकेएस में यहां पे आपके पास बल के बारे में पूछा। अब फोर्स के बारे में मैं आपको बता दूं, फोर्स क्या होता है आपके पास। फोर्स की अगर एसआई स्टैंडर्ड की बात करें तो यूनिट क्या होगी, न्यूटन। फोर्स की जो एसआई स्टैंडर्ड की बात करूं तो यूनिट क्या होगी, न्यूटन। क्या किसी ऑप्शन में दे रखा है, न्यूटन बिल्कुल दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगर बात करें एमकेएस सिस्टम की,
एमकेएस में अगर बात करूं, अब फोर्स की दूसरी यूनिट क्या होगी, देखो फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। मास मतलब द्रव्यमान और एक्सेलरेशन का मतलब होता है आपके पास त्वरण। तो यहाँ पे द्रव्यमान गुणा में त्वरण, तो मास को किस में मापते हैं, किलोग्राम में, और एक्सेलरेशन को किस में मापते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो एक यूनिट ये हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर एमकेएस पूछा है तो क्या होना चाहिए था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलना चाहिए था मेरे पास। क्या किसी ऑप्शन में है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं है, तो नहीं है, तो फिर क्या ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज न्यूटन। तो यहाँ एमकेएस के लिए भी और एसआई के लिए भी यूनिट क्या होगी, न्यूटन हो जाएगी। क्लियर बात। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त करने की इकाई है। ऑप्शन आपके समय, द्रव्यमान, लंबाई या बल। एंगस्ट्रॉम खालिस्तान को अभिव्यक्त करने की इकाई है। टाइम, मास, लेंथ एंड फोर्स, ये आपके ऑप्शन हैं। तो आप 10 सेकंड है सोचें, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं आपको। चलो, आई होप आपने सोच लिया होगा। तो एंगस्ट्रॉम आपने सुना होगा, जिसकी एंगस्ट्रॉम की वैल्यू अगर मीटर में रिप्रेजेंट करें तो ये होते हैं 10⁻⁻10 मीटर। ध्यान रखें पहली बात ये, ठीक है। अब एंगस्ट्रॉम को ए के ऊपर ये जो डॉट मैंने लगाया उस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये किसको मापता है, मेनली आपकी वेवलेंथ को मापता है। वेवलेंथ जब भी रिप्रेजेंट करेंगे ना, वेव की जो लेंथ होगी उसको रिप्रेजेंट करेंगे किसमें, एंगस्ट्रॉम में। क्लियर बात। वेवलेंथ को हिंदी में क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। क्या बोलेंगे, तरंग दैर्घ्य। तो एंगस्ट्रॉम इसकी यूनिट हो जाएगी। तो इसका मतलब वेव लेंथ है। लेंथ का मतलब किसको मापेगा, सीधा सा मतलब क्या होगा, लंबाई को मापेगा। तो यहाँ पे किस ऑप्शन में दे रखा है, लंबाई, सी, दैट इज द सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एंगस्ट्रॉम लंबाई को अभिव्यक्त करने की इकाई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक बार बराबर होता है 10⁻⁻5 पास्कल। ऑप्शन बी है 10⁻7 पास्कल। सी ऑप्शन है 10�5 पास्कल। और डी ऑप्शन है 10�4 पास्कल। 10 सेकंड है सोचें, फिर इसका आंसर मैं बताता हूं आपको। एक बार बराबर होता है, चलो सबसे पहले बात करें बार की। ये बार होता क्या है, पहली बात तो इसकी बात करें। बार जो है आपकी यूनिट होती है किसकी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वायुमंडलीय दाब की यूनिट होती है। अब दाब किसे बोलेंगे, दाब को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर। क्या बोलते हैं, प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है, फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। यानी कि बल बटे में क्षेत्रफल जो है वो क्या कहलाएगा, प्रेशर यानी कि दाब कहलाएगा। क्लियर बात, ये क्या कहलाएगा, दाब। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और एरिया की यूनिट क्या होती है, देखो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो आपके फॉर्मूले जो है वो कहां से बने, सॉरी यूनिट कहां से बनी, फॉर्मूलों से बनी। तो फॉर्मूला क्या है, प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया, या आपका बल बटे में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। तो बल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और क्षेत्रफल की यूनिट, एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एसआई स्टैंडर्ड में बोलेंगे किसकी यूनिट, प्रेशर यानी कि दाब की। क्लियर इतनी बात। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो आपकी यूनिट हो जाएगी किसकी, आपकी प्रेशर की। अगर मैं बात करूं बार की, तो बार स्पेशली यूज किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए, यानी कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। अब उसका अगर रिलेशन देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे रिलेशन क्या बनेगा वो बता देता हूं आपको। अच्छा एक चीज और, न्यूटन जो आपके पास प्रेशर की यूनिट मैंने बताई फोर्स अपॉन एरिया फॉर्मूला का यूज करके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल रहे, ये प्रेशर की एसआई यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को नाम दे दिया गया पीए। पीए मतलब होता है पास्कल। क्लियर बात। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल रहे या पास्कल बोल रहे, एक ही बात है, वो किसकी यूनिट होती है, प्रेशर यानी कि फोर्स की यूनिट। अब बार किस लिए यूज किया, बार यूज किया, ये जो बी आर है बार, वो यूज किया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। किसके यूज किया, एटमॉस्फेरिक या वायुमंडलीय दाब के लिए यूज किया। तो यहाँ पे 1 पास्कल की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ, 1 जो पास्कल है, चलो मैं बता देता हूँ एक बारी, 1 पास्कल की जो यूनिट है वो क्या आएगी, 1 पास्कल जो है 1 पीए वो किसके इक्वल होगा आपका, वो होगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
क्लियर बात, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बताया था मैंने, पास्कल के इक्वल होता है। अब 1 बार की अगर मैं बात करूं, 1 बार की अगर बात करें, वो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये 1 बार की जो वैल्यू रहेगी वो किसके बराबर रहेगी? आपकी 10⁵ पास्कल। 10⁵ पास्कल। क्यों? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर है? 1 पास्कल के बराबर है। तो इसका मतलब 1 बार अगर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो 1 बार किसके बराबर हो जाएगा? 10⁵ पास्कल के बराबर हो जाएगा। क्लियर बात? तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है कि 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, 1 बार बराबर होता है किसके? 10⁵ पास्कल के। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा कि बार क्या होता है, यूनिट क्या होती हैं, ये सारी चीजें। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? ऑप्शन आपके प्रकाश मिति, दूसरा ऑप्शन है तरंग दैर्घ्य, तीसरा ऑप्शन है ज्योति फ्लक्स, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड है, सोचिए, फिर इसका आंसर मैं बताता हूं आपको। आई होप आपने सोच लिया होगा। ल्यूमेन के बारे में अगर बात करें, ल्यूमेन जो है, पहले मैं आंसर के ऊपर आता हूं सीधा सा। ल्यूमेन जो है वो आपका किसका मात्रक है, ये आपसे पूछा, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ज्योति फ्लक्स। क्या आएगा? ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूमिनस, ल्यूमिनस फ्लक्स। क्या बोलेंगे? ल्यूमिनस फ्लक्स बोलेंगे। क्लियर बात? तो ल्यूमेन जो है, ल्यूमेन वो ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक है। अब ये होता क्या है? अगर बात करें ल्यूमिनस फ्लक्स की, अगर मैं बात करूं, ये होता क्या है, ये क्लियर कट अगर मैं बात करूं, ल्यूमिनस फ्लक्स बोलूं या इसको क्या बोले, ज्योति फ्लक्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ज्योति फ्लक्स, जो हिंदी में लिख रखा है इसने ज्योति फ्लक्स, या इसको मैं प्रकाश मितीय शक्ति भी बोल सकता हूं। प्रकाश मितीय शक्ति। अब ये होता क्या है? किसी भी सोर्स द्वारा या किसी भी स्रोत द्वारा, स्रोत बोल सकते हो, सोर्स बोल सकते हो, 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड में, क्या बोला? किसी भी स्रोत या सोर्स द्वारा 1 सेकंड में उत्सर्जित बोल सकते हो, या फिर इन्वेंटेड बोल सकते हो, या प्रोड्यूस्ड बोल सकते हो, प्रकाश मितीय ऊर्जा या दृश्य प्रकाश को ज्योति फ्लक्स या प्रकाश मितीय शक्ति कहते हैं। दोबारा से फिर समझें, किसी भी सोर्स द्वारा 1 सेकंड में उत्सर्जित प्रकाशीय ऊर्जा या दृश्य ऊर्जा को क्या बोलते हैं? ज्योति फ्लक्स या ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है? और उसकी जो इकाई होगी वो क्या होगी? ल्यूमेन होगी। क्या होगी? ल्यूमेन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक आपसे पूछ लिया। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ऑप्शन में दे रखे न्यूटन, दूसरा ऑप्शन कैंडेला, तीसरा ऑप्शन लक्स और चौथा ऑप्शन है नेपियर। तो सोचें एक बारी, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं आपको। आई होप आपने सोच लिया होगा। चलो, ज्योति तीव्रता का मात्रक है, पहला ऑप्शन न्यूटन, दूसरा कैंडेला, तीसरा लक्स और चौथा क्या है? नेपियर। तो मैं पहले डायरेक्ट आंसर के ऊपर पहुंचता हूं। ज्योति तीव्रता जो है वो होती क्या है, पहले इंग्लिश में समझते हैं इसको। ज्योति तीव्रता को इंग्लिश में बोलेंगे क्या? देखिए, ज्योति तीव्रता को बोलेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्लियर बात? तीव्रता होता है इंटेंसिटी और ज्योति होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इसका जो मात्रक है वो होगा आपका कैंडेला। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? ल्यूमिनस इंटेंसिटी या ज्योति तीव्रता की बात करें तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा? आपका कैंडेला होगा। कई बार पेपर में पूछा गया तो ध्यान रखें इसको। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कैंडेला मात्रक है, आराम से बता सकते हो। ज्योतिष फ्लक्स ऑप्शन है पहला, दूसरा है ज्योति प्रभाव, तीसरा है ज्योति दाब और चौथा है ज्योति तीव्रता। तो ज्योति फ्लक्स बता चुका हूं, लुमिनस फ्लक्स बोलेंगे इसको,
इसको बोलेंगे ज्योति तीव्रता को ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो कैंडला के बारे में पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं कि कैंडला किसका मात्रक है, तो वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योति तीव्रता का, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, श्यानता की एसआई इकाई क्या है? पहला ऑप्शन पॉइज, दूसरा पास्कल, तीसरा पॉइजूली, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहां पे आपके पास पहले बता दूं, श्यानता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विस्कोसिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं श्यानता को? विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। ठीक है, अब ये विस्कोसिटी होती क्या है? देखो, जब भी कोई भी फ्लूइड है उसके अंदर लेयर फॉर्म में फोर्स काम करते हैं। क्या करते हैं? लेयर फॉर्म में फोर्स काम करते हैं। क्लियर बात? ये जो लेयर फॉर्म में फोर्स काम करते हैं उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। क्या बोलेंगे? परत जो होती है ना, उनके बीच में आपस में फोर्सेज होते हैं। क्लियर बात? द्रव की दो क्रमागत परत बोल सकते हो, या फिर दो कंजिक्यूटिव लेयर्स की मैं बात करूं, उनके बीच में एक बल कार्य करता है हमेशा, और उस बल को बोलते हैं श्यान बल। क्या बोलते हैं उसको? श्यान बल, या इंग्लिश में बात करें तो क्या बोलेंगे? विस्कस फोर्स। क्या बोलेंगे इसको? विस्कस फोर्स। क्लियर बात? तो ये ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। और उसको बल को क्या बल कहलाएगा? वो बल क्या कहलाएगा? श्यान बल या विस्कस फोर्स जो है वो कहलाएगा। तो ये ध्यान रखें। अब श्यानता गुणांक की बात करें, उसका जो मात्रक होगा वो किलोग्राम पर मीटर गुणा सेकंड होगा। अगर एसआई सिस्टम में सीधी सी बात ध्यान रख लो आप, श्यानता जो विस्कोसिटी होती है वो कहां से बनी? विस्कोसिटी एक ऐसी फॉर्मेशन है जिसमें विस्कस फोर्स काम करेगा फ्लूइड के अंदर, या द्रव बोल सकते हो आप, लिक्विड बोल सकते हो, जिसमें गाढ़ा लिक्विड जिसको बोल सकते हैं, लेयर फॉर्म में जितना गाढ़ी जो चीज होगी ना, उसके अंदर फोर्स चीज उन लेयर के बीच में बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, और जो अपना लिक्विड जिसमें आप पतला देखते हो, वाटर देखते हो, तो उनके बीच में जो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा कम होगा एज कंपेयर टू, अगर बात करें शहद की मैं बात करूं, देखा होगा आपने, तो विस्कस फोर्स ज्यादा होगा वहां पे उनके पार्टिकल्स के बीच में। तो श्यानता जो है उसकी एसआई इकाई की बात करें, या विस्कोसिटी की एसआई इकाई की बात करूं, तो वो आ जाएगा पॉइजूली। ठीक है ना, ये साइंटिस्ट हुए, उन्होंने दिया, इसके बारे में नाम बताया, तो पॉइजूली जो है उसे उसकी एसआई इकाई हो जाएगी। ठीक है, या एसआई स्टैंडर्ड में उसको क्या बोलेंगे आपके पास? दैट इज पॉइजूली बोलेंगे। क्लियर बात? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर श्यानता की एसआई इकाई क्या आ जाएगा? पॉइजूली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्लांक नियतांक h की विमा समान है। प्लांक नियतांक h की विमा समान है। 10 सेकंड है, सोचे एक बारी। ऑप्शन आपके कोणीय संवेग के, ऑप्शन बी ऊर्जा के, ऑप्शन सी संवेग के, ऑप्शन डी है आवर्ती के। चलो, आई होप आपने सोच लिया होगा। देखिए यहां पे मैं एक बारी इनके बारे में बता दूं। प्लांक नियतांक क्या होता है? प्लांक नियतांक की बात करें, इसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। और किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? एच से। क्या बोलेंगे? प्लैंक्स कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, और उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एच से। विमा का मतलब होता है डायमेंशंस। क्या बोलेंगे? डायमेंशंस। क्लियर बात? और डायमेंशन के लिए मैं बता चुका हूं किसकी जरूरत पड़ेगी? एम, एल और टी की जरूरत पड़ेगी। क्लियर बात? अगर स्क्वायर ब्रैकेट में इसको एम एल टी को लिख दिया, यानी कि यहां मास एम रिप्रेजेंट करेगा, एल फॉर लेंथ एंड टी फॉर टाइम, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको डायमेंशंस बोलेंगे या विमा बोलेंगे। क्लियर बात? अब यहां पे कोणीय संवेग क्या होता है? इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। संवेग का मतलब होता है मोमेंटम, कोणीय का मतलब एंगुलर। क्लियर बात? ऊर्जा क्या होता है? एनर्जी की विमा के बराबर होगा, या एंगुलर मोमेंटम की विमा के बराबर होगा। सी ऑप्शन है संवेग यानी कि सिंपल जो लीनियर मोमेंटम होता है उसके बराबर होगा, या आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। क्लियर? ये आपको बताना है। तो पहले बात कर लेते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट या एच की होता क्या है, और इसकी वैल्यू आई कहां से, वो देख लेते हैं। देखो, आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था फोटॉन्स के बारे में, एनर्जी के बारे में। तो यहां पे आपके पास एक इक्वेशन आती है फोटॉन्स एनर्जी की, वो आएगी आपके पास
एनर्जी जो होती है फोटॉन्स की वो होती है h इंटू न्यू। इस फॉर्मूले से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, वेयर इज द एनर्जी एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। क्लियर बात। और यहाँ पे आपके पास ई क्या बोला मैंने, फोटॉन्स की एनर्जी है या फोटोन की ऊर्जा है, और न्यू क्या है, फोटोन की आवर्ती, आवर्ती बोलने या फ्रीक्वेंसी बोलने की बात है। यहाँ से अगर h की वैल्यू मैं निकालूँ तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर इसको आगे ड्राइव करेंगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, न्यू डिवाइड में चला जाएगा, ई अपॉन में क्या आ जाएगा, न्यू। क्लियर बात। और फ्रीक्वेंसी न्यू जो है वो क्या होती है, वो होती है आपका टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। क्या होती है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, 1 अपॉन टाइम पीरियड। क्लियर बात। 1 अपॉन टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, यानी कि न्यू से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, न्यू बोल सकते हो इसको आप, ठीक है ना। ये न्यू है, वी नहीं है, ये क्या है, न्यू। क्लियर। अब देखो इसकी विमा की बात करें, इसके डायमेंशन की बात करें, जब भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला अगर ड्राइव करना हो तो देखो मैं पहले बता देता हूं एक बारी डायमेंशन क्या होते हैं, विमा कैसे कैलकुलेट की जाती हैं, शॉर्टली मैं एक बारी बता देता हूं आपको। देखिए यहां पे समझाता हूं मैं आपको विमा क्या होती है। अगर मैं बात करूं सिंपल सा लेके चलते हैं एरिया, क्या लेके चलें, एरिया, क्षेत्रफल की विमा की अगर बात करें तो मैं रिप्रेजेंट करूंगा इसी स्क्वायर ब्रैकेट में, लेकिन मास यहां पे पावर कितना लिखूंगा, 0। लेंथ की बात करें तो एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड बोल सकते हो आप। साइड इंटू साइड में देखो एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे साइड इंटू अगर साइड की बात करें तो साइड किस में मापी जाएगी, लेंथ के अंदर, और ये साइड भी किस में, लेंथ में। तो लेंथ गुना लेंथ करेंगे तो क्या होगा, लेंथ की पावर 2 हो जाएगा। क्लियर बात। तो यहाँ लेंथ की पावर कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। क्लियर बात। टाइम इसके अंदर है ही नहीं तो टाइम के लिए पावर कितनी आ जाएगी, 0। तो इसको बोलेंगे किसकी विमा होगी, ये आपकी एरिया की विमा हो जाएगी। क्लियर बात। तो एरिया की विमा है m0, L2 और T0। इसी टाइप से वॉल्यूम के लिए लिख सकते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो L स्क्वायर की जगह वहां पे क्या होगा, 3 साइड मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि L इंटू एल इंटू एल। तो वहां क्या हो जाएगा, L क्यूब हो जाएगा, वो किसकी हो जाएगी, वॉल्यूम की। m0, L3 और T0 लिखेंगे उस केस में, ठीक है ना। तो ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी को अगर विमा बतानी है या डायमेंशंस बताने तो इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगर पूछ ले आपसे कोई वेग का बताएं, किसका बताएं, वेग बोलें, या वेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। क्लियर बात। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपका, क्या होता है, डिस्टेंस बटे में टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस बटे में टाइम। फॉर्मूला पता है तो बना सकते हो इसका। अब डिस्टेंस जो है किस में मापी जाती है, आपकी लेंथ में। तो यहाँ क्या आ जाएगी, लेंथ, और टाइम किस में मापा जाएगा, टी। तो इसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर टी ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में, देखो फिलहाल तो नीचे तो पावर 1 है इसकी, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एल टी की पावर क्या लिखेंगे, -1। मास इसमें है ही नहीं तो इसका मतलब यहाँ पे इसका m की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 0, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो ये हो जाएगी m0, L1 और t-1 किसकी विमा हो जाएगी, वेलोसिटी या वेग की जो है विमा या डायमेंशन बोल सकते हो आप उसको, वो हो जाएगी। क्लियर बात। इसी टाइप से पूछ ले एक्सेलरेशन का क्या होगा, एक्सेलरेशन बोलें या हिंदी में जिसको क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्वरण। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग बटे में समय, इसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी का निकाल चुका हूं मैं, LT-1 निकाल चुके हैं, और बटे में 1 t और आ जाएगा, 1 t और ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, m0, L आपके पास 1 है और t आपके पास 1 -1 और जाएगा तो -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, m0, L1 और t-2 लिखेंगे। क्लियर बात। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब लेते हैं मान लीजिए फोर्स का, किसका एग्जांपल ले लिया, फोर्स यानी कि बल का एग्जांपल ले लिया हमने। क्लियर बात। अब ये बल जो है इसका फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है, फोर्स आपके पास मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए तो क्या लिखें, m की पावर 1 लिखेंगे। अब एक्सेलरेशन के लिए मैं निकाल चुका हूं, इससे पहले क्या निकाला था, LT-2। तो क्या निकाला था, LT-2। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा आपके पास, m1, L1 और T-2। ये क्या हो जाएगा, m1, L1, T-2 किसका हो जाएगा, फोर्स का हो जाएगा, यानी कि बल का हो जाएगा। क्लियर बात। मास इंटू एक्सेलरेशन, LT-2 हो गया। चलो अब बात करते हैं वर्क डन। पूछ ले आपसे कोई, क्या पूछ ले, वर्क डन या एनर्जी, एक ही डायमेंशंस होंगे उसके। तो वर्क डन पूछ ले तो वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर बात। अब देखो फोर्स किस में मापा जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी थोड़ी देर पहले बताया तो क्या था उसका मास इंटू एक्सेलरेशन, m1, L1 और T-2।
और डिस्प्लेसमेंट को किससे मापेंगे, मल्टीप्लाई में दे रखा है, किस में, लेंथ में मापेंगे। तो यहाँ पे लेंथ 1 इंटू लेंथ 1, तो 1 और 1 बेस से में तो पावर जुड़ जाएंगे, तो 2 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसका डायमेंशंस m1 L2 T-2। क्लियर बात। और यही जो डायमेंशन है वो किसका हो जाएगा, वर्क का या एनर्जी का बोल सकते हो आप। क्लियर, वर्क और एनर्जी के डायमेंशन सेम रहेंगे। क्या रहेंगे, m1 L2 T-2 जो है वो इसका डायमेंशन रहेगा। क्लियर, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। m1 L2 और T क्या होगा आपके पास, -2 होगा। क्लियर बात। फोर्स का बता चुका हूं ना मैं आपको, तो सेम एज इट इज इसका बन जाएगा आपके पास। डिस्टेंस का क्या रहेगा या स्पीड का क्या रहेगा, प्रेशर का क्या रहेगा। ठीक है, इसी टाइप से आप प्रेशर का बना सकते हो, प्रेशर का भी तो बना सकते हो ना। तो प्रेशर का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो प्रेशर का बनाता हूं मैं। यहाँ पे आपके पास अगर बात करें प्रेशर का, तो प्रेशर क्या होता है आपके पास, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो बता चुका हूं, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, LT-2, और इसके साथ मास हो रहेगा तो MLT-2, ये हो जाएगा फोर्स का। और एरिया का क्या होता है, L², बता चुका हूं। अगर इस L² को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, M1 L-2 और +1, तो कितना हो जाएगा, -1, और T कितना है, -2। ये किसका डायमेंशन हो जाएगा, किसकी विमा हो जाएगी, प्रेशर यानी कि दाब की जो है विमा हो जाएगी। क्लियर। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था अपने पास प्लांक नियतांक या H की विमा समान है। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया, E = क्या होता है, h/न्यू। और यहाँ से अगर H की वैल्यू निकालेंगे तो H किसके बराबर आ जाएगा, E/ में क्या आ जाएगा आपके पास, E/ में कितना आ जाएगा, न्यू आ जाएगा। H की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, E/ में न्यू आ जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब एनर्जी का जो डायमेंशन है वो मैं आपको कैलकुलेट करके बता चुका हूँ। न्यू किसके बराबर होता है, 1/टाइम पीरियड, यानी कि 1/टाइम पीरियड यानी कि 1/T या टीम इनवर्स बोल सकते हो। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं पहले, फिर से एक बारी ब्लैंक पेज पे आएंगे। अब देखें H किसके बराबर आया, E/ में न्यू के बराबर आया। ठीक है, अब एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क डन और एनर्जी का तो कैलकुलेट कर ही चुके हैं। वर्क डन किसके बराबर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही था ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का क्या आया था, LT-2, मास इंटू एक्सेलरेशन था। एक्सेलरेशन का कितना था, सॉरी फोर्स का हम MLT-2, ये क्या था फोर्स का, क्योंकि फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना था, LT-2। तो यहाँ पे अगर आगे की बात करें डिस्प्लेसमेंट, तो गुणा में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक L और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा एनर्जी या वर्क डन का, M1 L2 और T-2, क्या होगा, T-2। ये हो गया आपका किसका, ये होगा आपका डायमेंशन, किसका डायमेंशन हो जाएगा, एनर्जी का। अब न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, तो ये होता है T-1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, T-1। अगर T-1 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, देखो ये ध्यान रखो, M1 L2 T-2 किसका एनर्जी का, न्यू का कितना है, T-1। M1 L2 T-2 दोबारा से लिखते हैं, M1 L2 T-2 किसका था, आपका एनर्जी का था। और बटे में क्या है, न्यू, तो न्यू का क्या है, T-1 है। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, M1 L2 और T कितना हो जाएगा, -2, और ये माइनस वाला ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। ये किसका डायमेंशन आ जाएगा, आपका H का आ जाएगा। H मतलब प्लांक नियतांक बोले या प्लैंक्स कांस्टेंट बोले। क्लियर बात। M1 L2 T-1 आ जाएगा। अब ऑप्शन में जो दे रखा है वो किसके बराबर है, क्या ये एनर्जी के बराबर है, देखो ऑप्शन नंबर बी, M1 L2 T-1। मैं लिख लेता हूं, M1 L2 T-1, M1 L2 T-1, ये किसका आपका डायमेंशन आया, किसकी विमा आई, ये आई आपकी प्लांक नियतांक या H की। किसकी विमा आई, H की विमा जो है वो आ चुकी। अब इनमें से किसके बराबर होगा, क्या एनर्जी के बराबर होगा, नहीं होगा। आवर्ती फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम पीरियड, नहीं होगा। संवेग यानी कि मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, नहीं होगा। मास, देखो संवेग क्या होता है, मास इंटू आपके पास मास इंटू वेलोसिटी, क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, LT-1, यही होता है LT-1। तो M1 L1 T-1, लेकिन 2 है यहाँ तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कोणीय संवेग। अब इसको और एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कोणीय संवेग क्या होता है। कोणीय संवेग को इंग्लिश में बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम।
कोणीय संवेग को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंगुलर मोमेंटम। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। कोणीय संवेग को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंगुलर मोमेंटम। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब वो चीज़ देख लेते हैं हम। एंगुलर मोमेंटम को जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करना हमें, वो कैसे करेंगे वो देखो। दोबारा से देखते हैं। अगर बात करें एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर मोमेंटम जो है या कोणीय संवेग जो है वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा? इसको लिखेंगे फॉर्मूले की फॉर्म में I इंटू ओमेगा। आई का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या बोलते हैं इसको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है m इंटू आर स्क्वायर। m इज़ द मास ऑफ ऑल पार्टिकल्स, सम ऑफ द मास ऑफ पार्टिकल्स, और r होता है रेडियस ऑफ सर्कल। देखो जब इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, जब रोटेट करती है कोई बॉडी तो उसमें अगर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो इसमें अलग अलग पार्टिकल होते हैं, तो इन पार्टिकल की जो डिस्टेंस होगी ना सेंटर से यानी कि इस एक्सिस से, उसको r बोलेंगे। टोटल जो सम होगा उनका, और m जो है इनका जो मास होगा ऑफ ईच पार्टिकल। क्लियर बात? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? I की वैल्यू mr स्क्वायर। ओमेगा क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी क्या कहलाएगी? ओमेगा कहलाएगी। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर बात? तो इसमें अगर m को लिखें तो मास हो गया, तो m के लिए डायमेंशन क्या बनेगा? m। r डिस्टेंस है तो m 1 हो गया, l क्या हो जाएगा? 2। और इनटू ओमेगा की बात करूं तो ओमेगा की जो यूनिट रहेगी आपकी, अब पहले देख लेते हैं कि ओमेगा है क्या। तो ये बात समझ में आ गई। एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा होती है I के लिए, तो बन गया एम आर स्क्वायर। m फॉर मास और r जो है रेडियस क्या लेंथ में मापी जाती है, तो l स्क्वायर। तो m1 l2 तो क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गए। m1 होगा और l क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। अब बात बच गई ओमेगा की। अब ओमेगा होता क्या है बता दूं। एंगुलर वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? लीनियर वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला बनेगा बटे में r, दैट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। क्या बोलेंगे इसको? रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी क्या थी अपने पास? lt माइनस 1 इसका डायमेंशन, और रेडियस को किस में मापेंगे? लेंथ में मापेंगे। तो देखो l से l कट गया, तो क्या बन गया ये? 1/t लिख सकते हो आप इसको, या t इनवर्स लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये t इनवर्स आ जाएगा। क्लियर बात? क्या आ जाएगा? t इनवर्स। तो इसमें आपके पास जो डायमेंशन है m1 l2 t माइनस 1, वो किसके इक्वल था? प्लांक नियतांक जो मैंने एक्सप्रेस करवाया आपको h की वैल्यू, तो वो कोणीय संवेग के बराबर होगा। एंगुलर आपके पास एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। क्लियर बात? कोणीय संवेग बोले, एंगुलर मोमेंटम बोले। और एंगुलर मोमेंटम के लिए मैंने क्या बताया आपको? कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? वो I इंटू ओमेगा। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड ओमेगा क्या होता है आपके पास? एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर? आई होप आपको ये जो डेरिवेशन मैंने एक्सप्लेन किया वो हेल्प की होगी आपको समझने में। और इसी टाइप के और डेरिवेशन जो है, रेलवे जब भी पूछेगा तो डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन पूछेगा, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछेगा, या कोई कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन पूछेगा, तो थोड़ी सी रेलवे की जो साइंस है वो और जो कम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं उससे थोड़ी सी अलग होती है। क्लियर? वो टेक्निकल टाइप पूछता है कुछ। चलो, बहुत टाइम लगा दिया इस क्वेश्चन में, कोई नहीं, कुछ ना कुछ ज्ञान बढ़ा होगा आपका। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की आपको एक्सप्लेन करने की। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? आपसे क्या पूछा? आपको क्या बोला? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ व्हाट? ऑप्शन है शक्ति यानी कि पावर, सेकंड ऑप्शन एनर्जी यानी कि ऊर्जा, थर्ड ऑप्शन आवेग। आवेग को क्या बोलते हैं? इंपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंपल्स। ध्यान रखेंगे ये चीज, इंपल्स, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। चलो आगे डिस्कस करेंगे, आगे आएगा जब इंपल्स। और बल दे रखा ऑप्शन में, तो बल की होगी या शक्ति की होगी, ऊर्जा की होगी या आवेग की होगी, आपको बताना। 10 सेकंड में सोचें, फिर मैं बताता हूं इसका आंसर। चलो, आई होप आपने सोच लिया होगा। बात करें किलोवाट घंटे की, तो किलोवाट घंटा जो है या 1 किलोवाट शक्ति जो है, पावर बोल सकते हैं। तो किलोवाट आवर, सबसे पहले मैं आंसर बताता हूं, इसका आंसर क्या आएगा? ये जो है पहले ऑप्शन की बात करें, शक्ति की, पावर की नहीं होती। पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? वाट होती है। क्या होती है? वाट।
एनर्जी की यूनिट जो है वो राइट आंसर होगा, एनर्जी की यूनिट होगी वो क्या होगी, किलोवाट आवर होगी। बल की यूनिट क्या होती है आपके पास, न्यूटन, यानी फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। आवेग की बात करें, इंपल्स जिसको मैं बोल रहा था, इंपल्स मोस्टली यूनिट जो होती है ना फॉर्मूले से बनते हैं। इंपल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, इसका मतलब फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो न्यूटन सेकंड बनेगी इंपल्स की, आवेग की। तो ये भी नहीं होगा, बल भी नहीं होगा, शक्ति भी नहीं होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऊर्जा आ जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। किलोवाट घंटा जो है वो ऊर्जा की यूनिट है। देखो सिंपल सी बात समझे, इसकी अगर डेफिनेशन की बात करूं, 1 किलोवाट अगर बात करूं, 1 किलोवाट पावर की बात करें या शक्ति द्वारा 1 घंटे तक कार्य किया जाता है तो उसमें खर्च ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा कहलाती है। इस बात का ध्यान रखें। अतः यह ऊर्जा की इकाई है, ये क्लियर कट दिमाग में रहना चाहिए। जब भी किलोवाट आवर आए तो वो किसकी इकाई होती है, ऊर्जा की। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कोणीय वेग की विमा क्या। देखो मैंने जिस क्वेश्चन के ऊपर टाइम लगाया था वो टाइम आपकी हेल्प करेगा अब यहाँ पे, कब हेल्प करेगा, देखो जब भी आप तैयारी करो रेलवे के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की, तो इस टाइप के जो टेक्निकल टाइप की जो साइंस है उसको ज़रूर दिमाग में रखें, उसको समझने की कोशिश करें। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। अगर फिर भी कोई कमी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर ऐसे ऐसे बताओ, तो मैं ज़रूर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, कोणीय वेग की विमा पूछ लिया आपसे। अब कोणीय वेग होता क्या है, कोणीय का मतलब होता है एंगुलर और वेग का मतलब होता है वेलोसिटी। क्लियर बात। तो यहाँ एंगुलर वेलोसिटी की बात चल रही है, एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर बात, एंगुलर वेलोसिटी की बात चल रही है। मतलब जब कोई सर्कल में घूमेगा ना कोई ऑब्जेक्ट, तो उसके अंदर जो वेलोसिटी होती है वो होती है आपकी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, सर्कल में घूमेगा तो कुछ ना कुछ सेंटर से डिस्टेंस रही होगी, दैट इज द रेडियस आर बोलेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा एंगुलर वेलोसिटी, पहली बात तो इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओमेगा से। कोणीय वेग बोल लें, एंगुलर वेलोसिटी बोल लें, एक ही बात होती है। उसका फॉर्मूला होगा लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। अब वेलोसिटी का डायमेंशन की बात करूं तो वेलोसिटी के लिए क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम का मतलब क्या होता है, देखो अगर बात करूं सिंपली वेलोसिटी की, अगर वेलोसिटी का डायमेंशन की बात करें तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किस में मापी जाती है, लेंथ में, और टाइम नीचे दे रखा ऊपर जाएगा तो -1। तो इसका जो डायमेंशन बनेगा वेलोसिटी का वो क्या बनेगा, LT-1 बनेगा LT-1। और रेडियस किस में मापी जाती है, लेंथ में। अब लेंथ से लेंथ कट गई, लेंथ से लेंथ कट गई तो क्या बच गया, T-1 बच गया। क्या बच गया, T-1। कहने का मतलब ओमेगा या एंगुलर वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो क्या बनेगा, T-1। लेकिन यहाँ पे आपके पास जब भी डायमेंशन रिप्रेजेंट किए जाते हैं तो उसमें m भी शामिल होता है, l भी शामिल होता है और t भी शामिल होता है। तो अगर m और l है ही नहीं तो उसकी पावर 0 रख देंगे, इसकी पावर 0, इसकी पावर 0, तो एक ही है अपने पास, t की पावर कितनी, -1। तो यहाँ पे आपके पास m0 l0 t-1 जो है वो कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी का जो है विमा हो जाएगी, या डायमेंशन कह सकते हो आप, वो हो जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा आपका वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज m0 l0 t-1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है त्वरण की इकाई क्या है, त्वरण की इकाई क्या है। देखिए त्वरण क्या होता है मैं बता चुका हूं पहले ही, दोबारा फिर बता रहा हूं। त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ये बात समझ लें, कई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आता त्वरण को क्या बोलते हैं। त्वरण को बोलते हैं एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है आपकी वेग बटे में टाइम, यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर बात। अब वेलोसिटी की जो इकाई यूनिट होती है, इकाई मतलब यूनिट होती है, वो होती है मीटर पर सेकंड। क्या होती है, मीटर पर सेकंड। और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो सेकंड नीचे मल्टीप्लाई करके सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो है इकाई हो जाएगी, किसकी इकाई हो जाएगी, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन की। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो सी इज द राइट आंसर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू व्हाट, मिलीमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। बड़ा ही आसान सा मैथमेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, वो देख लीजिए। मैं आपको बता देता हूं क्या है इसके अंदर, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। देखो
ये बात तो पता है आपको 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर, 1000 मीटर। क्लियर बात। अब इसको सेंटीमीटर में बनाना है तो क्या करेंगे, 1000 इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका सेंटीमीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर। क्लियर बात। अब देखो नेक्स्ट, अगर 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर है, अगर इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से और गुणा कर देंगे, ये किस में बन जाएगा, मिलीमीटर में। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 कितने जीरो, देखो 3 जीरो, ये 2 जीरो, 5 और 1 जीरो, ये 6 जीरो, 1 2 3 4 5 और 6 जीरो लगा देंगे। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, अगर देखो काउंट करेंगे तो इकाई, दाई, सैकड़ा, ऐसे काउंट कर देंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख मिलीमीटर आ जाएगा आंसर इसका। तो किस ऑप्शन में दे रखा है 10 लाख मिलीमीटर, वो दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1 फेम्टो बराबर होता है, देखो ये चीजें ध्यान रखो, 1 माइक्रो किसके बराबर होता है, एप्टो किसके बराबर होता है, आपके पास मिली किसके बराबर होता है, एंगस्ट्रॉम किसके बराबर, नैनो किसके बराबर, पिको किसके बराबर। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। फेम्टो के बारे में पूछा यहाँ, तो फेम्टो जो है किसके बराबर होगा, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या दे रखा है, 10⁻⁻⁻15 मीटर इज द राइट आंसर। तो ध्यान रखें ये चीज बहुत जरूरी है। मेजरमेंट की जहां तक बात है, मापन की जहां तक बात है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, तो ये यूनिट्स जो है वो ध्यान रखें आप। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1 माइक्रोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन गलती मत करना, कभी जल्दबाजी में ए ऑप्शन दिख रहा है 10⁻⁻6 लगा के भाग जाओ, इसका आंसर ए नहीं होगा, फिर बाद में पता लगा गलती कर दी। अब समझो क्या पूछ रहा है, वो जो पूछ रहा है, कई सबसे मेन दिक्कत पता है क्या होती है, यही होती है, बच्चे जल्दबाजी में गलती कराते हैं। वो एग्जामिनर क्या चाहता है, यही चाहता है कि आप गलती करो। गलती करो मतलब देखो सेंटीमीटर दे रखा है यहाँ, माइक्रोमीटर जो है कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है ये आपसे पूछा। मीटर तो पूछा ही नहीं आपसे, मीटर पूछा होता तो ठीक था, पहला 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है, लेकिन सेंटीमीटर दे दिया। वो ट्रिकी क्वेश्चन देखना चाह रहा है, वो आपके माइंड सेट को जांचने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ देखो ये बात क्लियर है कि 1 माइक्रोमीटर जो है वो किसके इक्वल होता है, 10⁻6 मीटर के इक्वल होता है, लेकिन सेंटीमीटर पूछा है ना, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 10⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 10⁻2 का मतलब बेस से में तो पावर जुड़ जाएंगी, तो इसको लिख सकता हूँ 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, न कि ऑप्शन नंबर ए। 10⁻⁻4 सेंटीमीटर हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखो 1 माइक्रोमीटर आपका मीटर पूछे तो किसके बराबर होगा, 10⁻6 मीटर के, लेकिन सेंटीमीटर पूछे तो क्या आ जाएगा, 10⁻4 सेंटीमीटर। क्लियर बात। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन है 100 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर या 0.001 मिलीमीटर। ये भी थोड़ा सा मैथमेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए 1 माइक्रोन की बात करें, ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। 1 माइक्रोन, यहां देखते हैं 1 माइक्रोन की बात करें, ठीक है, ये होता है आपका 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 10⁻6 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना बन गया, 10⁻⁻4 बन गया। अगर इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 10⁻6 इंटू 10⁻2 इंटू 10। ये किस में कन्वर्ट हो गया, मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गया आपका। क्लियर। अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी। देखो 2 और 1 3, ये -6, तो कितना आ जाएगा, 10⁻3 बच जाएगा। बस कितना बच जाएगा, 10⁻3 मिलीमीटर। और 10⁻3 मिलीमीटर को क्या लिख सकते हैं, अब इस चीज़ को क्या लिखेंगे, यहाँ देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/1000। क्या लिखेंगे, 1/1000। और 1/1000 जो होता है वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी 0.001 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखें इसका जो आंसर है 1 माइक्रोन किसके बराबर है, वो आएगा आपका 0.001 मिलीमीटर के। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या है। आज के इस टॉपिक का पहला ही क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। जब भी खगोलीय पिंडों की दूरी मापने की बात करेगा, जब भी खगोलीय पिंडों की दूरी मापी जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट बताई मैंने, क्या बताई थी,
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन के लिए तारों की दूरी नापने की बात कर रहा है तो आंसर आ जाएगा प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर। लाइट ईयर का यूज करेंगे किसको मापने के लिए, आपके पास तारों की दूरी को नापने के लिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया है। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया। पहला ऑप्शन आर्किमिडीज, पहला ऑप्शन क्या दिया, आर्किमिडीज। दूसरा ऑप्शन न्यूटन, तीसरा ऑप्शन आइंस्टीन, चौथा ऑप्शन है डार्विन। तो गति के नियम या जिसको बोल सकते हो आप लॉज ऑफ मोशन, क्या बोलें, लॉज ऑफ मोशन, वो किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए या किसके द्वारा दिए गए। वो दिए गए मोस्ट फेमस साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट बोल सकते हो आप, वो हैं आपके सर आइजक न्यूटन। किसने दिए थे, सर आइजक न्यूटन ने जो है वो गति के नियमों को प्रतिपादित किया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सर आइजक न्यूटन। देखो 3 नियम दिए गए थे न्यूटन के द्वारा, कब दिए गए थे, 1687 ईस्वी में। 1687 ईस्वी की बात करें तो सबसे पहले जो महान वैज्ञानिक जिसका नाम क्या है, सर आइजक न्यूटन, उन्होंने 1687 ईस्वी में गति के संबंधित या गति से संबंधित जो आपके लॉज ऑफ मोशन है वो 3 नियम दिए थे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और एक अपनी एक बुक थी उसमें इसका जिक्र किया था। वो बुक क्या है, प्रिंसिपिया। उस बुक का नाम क्या है, प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया जो है वो जो बुक है उसमें इसका जिक्र किया था। तो यहाँ पे न्यूटन जो है एक ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने क्या किया, गति के नियमों को प्रतिपादित किया। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा न्यूटन। क्लियर बात। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इसका बेनिफिट उठा सकें। इससे आगे वाले जो क्वेश्चन बच गए, जो लॉज ऑफ मोशन यहाँ से जो स्टार्टिंग हो गई है, उस लॉज ऑफ मोशन को जो है वो अगले पार्ट 2 के अंदर करेंगे और पार्ट 3 भी मैं लेके आऊँगा इसी टॉपिक का। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी पार्ट 2 डालूं आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो मिलते हैं पार्ट 2 में या एक नई वीडियो में, चाहे वो मैथ्स की हो सकती है, रीजनिंग की हो सकती है या फिर जनरल साइंस की हो सकती है। रेलवे और एसएससी में अलग अलग वीडियो डाल रहा हूं। तो रेलवे के जहां पे मैंने थंबनेल में आप देखोगे तो वो रेलवे के क्वेश्चन मिलेंगे और जहां एसएससी का थंबनेल देखोगे वो एसएससी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ साथ के साथ उसके बारे में अच्छी तरह से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपनी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। Thank you so much for watching this video. Thank you. हकीकत पानी आ रहा है, मोटर ले आई। अच्छा फिर भी क्या बोले तो वीडियो पूरी कर दी ना 1.5 घंटे की। चट चला दिया, कौन आ रहा पानी, चल रहा, काम कर जल्दी कॉफी बना फिर मैं गड्डी दूंगा। थोड़ी करे पानी पहले गरम कर के उसमें लगा दिया। दोनों चल रही ठीक